प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में पाठ 14 नव संवत्सर के बारे में समझेंगे। साथ ही इस पर आधारित सभी अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हैं। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पाठ 14 नव संवत्सर। इस पाठ में हम भारतीय लोक परंपराओं, विश्वासों और पर्वों का परिचय देखेंगे। साथ ही विक्रम संवत एवं अन्य संवत्सरों की जानकारी भी देखेंगे। पाठ परिचय कुछ इस प्रकार है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर प्रारंभ होता है। इस तिथि से और भी कई लोक परंपराएं और पौराणिक कथाएं और विश्वास जुड़े हैं। इसे गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। इसी दिन से भारतीय नववर्ष का प्रारंभ होता है। भारतीय नववर्ष का प्रारंभ गुड़ी पड़वा अर्थात विक्रम संवत का प्रथम दिन ही माना जाता है। इस दिन से भारतीय नववर्ष या संवत्सर का प्रारंभ होता है। इसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा ने इस दिन या इस तिथि को सृष्टि का सृजन किया था, निर्माण किया था। साथ ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार के रूप में इसी तिथि को प्रकट हुए थे। सतयुग के प्रारंभ होने का भी यही तिथि मानी जाती है। तो इस प्रकार जो विक्रम संवत है उसमें हम उसे प्रारंभिक नववर्ष के रूप में मानते हैं। अब गुड़ी पड़वा क्या है? तो गुड़ी का अर्थ होता है ध्वजा या झंडी और पड़वा का अर्थ होता है प्रतिपदा। तो लोक परंपराओं के अनुसार माना जाता है कि इस दिन श्री रामचंद्र जी ने किष्किंधा के राजा बाली का वध करके उसके स्वेच्छाचारी राज का अंत किया था। बाली के वध के बाद वहाँ की प्रजा ने पताकाएं अर्थात ध्वजा या झंडी, जिन्हें महाराष्ट्र में गुड़ी कहते हैं, फहराकर उत्सव मनाया। और यह कब मनाया गया? प्रतिपदा के दिन। इसीलिए चैत्र प्रतिपदा के दिन इसीलिए इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं। आज भी वहाँ आंगन में बांस के सहारे ध्वजा यानी गुड़ी खड़ी की जाती है और यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को की जाती है। इसीलिए इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद आदि प्राचीन ग्रंथों में भी संवत्सर का एक काल चक्र के रूप में उल्लेख भी है। विक्रम संवत 2063 का नाम विकारी नाम संवत्सर है। इसके पहले 2 संवत्सरों के नाम हेमलम तथा विलंब नाम संवत्सर थे। तो वास्तव में 2063 में जो संवत्सर है उसी को विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। सुधार करके कहना चाहिए दूसरे शब्दों में। अखिल विक्रम संवत का प्रचलन उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रमणकारी शकों राजाओं पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में ईसा पूर्व सन 57 में किया था। तो जो उज्जैन के विक्रमादित्य सम्राट थे, उन्होंने जो शक राजा थे उन पर अपनी विजय हासिल की थी और विक्रम संवत के रूप में माना जाने लगा। विक्रम संवत या भारतीय महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फल्गुन हैं। तो इस तरह से ये जो हिंदी माह के अनुसार ये 12 महीनों के नाम हैं। इन प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं। अमावस्या के बाद प्रतिपदा से पूर्णिमा तक की तिथियों को हम शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा के बाद की जो प्रतिपदा से अमावस्या तक की जो तिथियां हैं उन्हें हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। ये पक्ष कभी 15 दिन के होते हैं और कभी 14 दिन के। इसलिए चंद्रमास भी घटता बढ़ता रहता है। तो अब आपको मालूम हो गया कि 2 पक्ष होते हैं, पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष क्या है? अमावस्या से लेकर के प्रतिपदा तक इस समय चंद्रमा आसमान में दिखाई देता है, उंजेला रहता है। और कृष्ण पक्ष क्या है?
पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से अमावस्या तक, और इस समय 15 दिन जो होते हैं वो आपको अंधेरा दिखाई देता है रात्रि में। अब देखें प्रतिपदा द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। ये क्या है? ये जो माह हैं उनकी तिथियों के नाम हैं, और ये तिथियां दोनों पक्ष में होती हैं। शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में विक्रम संवत का प्रारंभ चैत्र प्रतिपदा से होता है, इसे चैत्रादि कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत में संवत्सर का प्रारंभ कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है, इसे कार्तिकादि भी कहते हैं। व्यापारी लोग भी कार्तिकादि नववर्ष मनाते हैं, इसलिए वे दीपावली पर नया बही खाता प्रारंभ कर देते हैं। तो जो दिवाली होती है उसमें वो उसे नया मान करके, नए वर्ष के रूप में मान करके शुरुआत मानते हुए अपने बही खाता को दीपावली से नए बही खाते के रूप में शुरू करते हैं। उत्तर भारत में माह का प्रारंभ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से तथा अंत पूर्णिमा से होता है। इसके विपरीत दक्षिण भारत में माह का प्रारंभ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से और अंत अमावस्या की प्रतिपदा से होता है। इसे पूर्णिमांत और अमांत के नाम से भी जाना जाता है। तो याद कर लीजिए ये पूर्णमांत और अमांत क्या है। इन तिथियों का पता हमें पंचांग से मिलता है। पंचांग जैसे कैलेंडर होता है ऐसे ही पंचांग होता है। इसमें तिथि, पक्ष, माह, चंद्रमा और सूर्य की स्थितियों के साथ साथ अन्य नक्षत्रों की भी जानकारी प्राप्त होती है। अब हम देखें सौर वर्ष और चंद्र वर्ष। तो यह तो तुम्हें सभी को मालूम है कि पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर है, परिक्रमा, वो 365 सही 1/4 दिन अर्थात 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। यह अवधि एक नक्षत्र सौर वर्ष कहलाती है, तो इसे सौर वर्ष के नाम से जाते हैं। जबकि चंद्रवर्ष में लगभग 354 दिन का होता है। इसमें 360 तिथियों में बांटते हैं। सौर वर्ष और चंद्रवर्ष में सामंजस्य बनाने के लिए प्रत्येक 32 या 33 चंद्रमास के बाद एक अतिरिक्त चंद्रमास जोड़ दिया जाता है। इस अतिरिक्त मास को अधिमास या मलमास या लौंद महीना भी कहते हैं। यह चंद्रमास 13 महीने का होता है। जैसे अभी 2024 चल रहा है तो इसमें यह माह आया था। तो सीधी सी बात है, आप जिस सन में 4 का पूरा भाग चला जाए उसमें फरवरी 28 की जगह 29 दिन की होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रत्येक साल 6 घंटे बढ़ गए तो 4 साल में कितने हो गए? 6 चौके 24 और फरवरी 29 की हो जाती है। और हिंदी माह के अनुसार उसमें एक माह बढ़ जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? अधिमास, मलमास या लौंद मास। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये फरवरी 29 की क्यों होती है और अधिमास क्या कहलाता है। इसमें जो अधिमास होता है, जब जैसे इस साल हुआ तो आपने देखा 2 सावन आए, तो कभी कभी 2 सावन भी आ जाते हैं और कभी कभी 2 आषाढ़ भी आ जाते हैं। इसी पर एक कहावत भी बनी है कि दुबले और 2 आषाढ़, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत का आ जाना। चैत्र माह में बसंत ऋतु का आगमन होता है। प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाली जो नवरात्रि होती है उसे हम बसंतीय नवरात्रि और पितृपक्ष के बाद जो नवरात्रि शुरू होती है उसे हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं। यानी दीपावली वाली कौन सी कहलाएगी? शारदीय। बसंतीय नवरात्रि के समापन रामनवमी से, तो ये जो बसंत नवरात्रि का समापन रामनवमी से होता है और शारदीय नवरात्रि का जो होता है वो दशहरा से होता है। तो अभी जो आपकी दीपावली के समय होती है उसका समापन कैसे होता है? दशहरा से, आप सब जानते हैं। गुड़ी पड़वा को चैती चांद पर्व के रूप में भी भगवान झूलेलाल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। जो सिंधी समाज है वो इसे धूमधाम से मनाते हैं। इसमें भगवान झूलेलाल का जन्म विक्रम संवत 1007 को सिंध प्रांत में नसीरपुर नामक स्थान पर भाई रतन राय के घर में हुआ था।
अब जो आजकल है वो पाकिस्तान में भाग चला गया है बंटवारे के बाद। भगवान झूलेलाल सांप्रदायिक सद्भाव और एकता के प्रतीक थे। हमारे सिंधी भाई उनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो नव संवत्सर है उसका क्या महत्व है, उसकी तिथियां क्या होती हैं, या उसकी अन्य जानकारियों के बारे में आपने समझा। अब हम इसके आगे अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। नव संवत्सर यानी एक वर्ष की अवधि का समय, मत्स्य यानी मछली, उत्सव यानी पर्व या त्यौहार, कार्तिका आदि यानी कार्तिक मास से प्रारंभ होने वाला, अमांत यानी अमावस्या को समाप्त होने वाला पक्ष, श्रृंगार यानी सजावट, सजना सजाना आदि, जयंती यानी जन्मदिन, पीर यानी संत या महात्मा, सृष्टि रचना यानी जन्म देना या बनाना, वध यानी मार देना, नष्ट कर देना, चैत्रादि यानी चैत्र माह से शुरू होने वाला, पूर्णिमांत यानी पूर्णमासी को समाप्त होने वाला पक्ष, ऋतु यानी मौसम, संवर्धन यानी विकास या वृद्धि यानी बढ़ोतरी, और आताताई यानी कष्ट पहुँचाने वाला या अत्याचारी। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। का नंबर पर है, नव संवत्सर से क्या तात्पर्य है? नव संवत्सर से तात्पर्य है नए वर्ष का प्रारंभ। यह नव संवत्सर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। खा नंबर पर है, गुड़ी पड़वा नाम का क्या अर्थ है? तो गुड़ी का अर्थ होता है ध्वजा या झंडी, और पड़वा का अर्थ होता है प्रतिपदा। लोक परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि इसी दिन श्री रामचंद्र जी ने किष्किंधा के राजा बाली का वध किया और उसके स्वेच्छाचारी राज्य का अंत कर दिया। बाली वध के बाद वहाँ की प्रजा ने पताकाएं फहराईं, उत्सव मनाया। इन पताकाओं को महाराष्ट्र में गुड़ी कहते हैं। आज भी वहाँ इस दिन आंगन में बांस के सहारे गुड़ी खड़ी की जाती है, इसलिए चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा कहते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया? उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रमणकारी शकों पर विजय प्राप्त की। इस विजय की खुशी में उन्होंने विक्रम संवत प्रारंभ किया। यह विक्रम संवत ईसा के ईस्वी सन 57 से पूर्व प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, बसंत ऋतु का आगमन किस भारतीय माह से होता है? तो बसंत ऋतु का आगमन चैत्र माह में होता है। 8 नंबर पर प्रश्न है, दक्षिण भारत में विक्रम संवत का प्रारंभ किस भारतीय माह से शुरू होता है? तो दक्षिण भारत में विक्रम संवत का प्रारंभ कार्तिक माह से शुरू होता है। प्रश्न तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चैती चांद पर्व पर भगवान खाली स्थान की जयंती के रूप में मनाते हैं, तो भगवान झूलेलाल की जयंती। खा नंबर पर है, प्रत्येक 4 वर्ष बाद अतिरिक्त माह खालिस्तान माह तथा उसके वर्ष को खालिस्तान वर्ष कहते हैं। तो प्रत्येक माह जो 4 वर्ष बाद अतिरिक्त माह आता है उसे अधिक मास, और उस वर्ष को हम चंद्रमास कहते हैं। नवरात्रि बसंतीय खालिस्तान माह में और नवरात्र शारदीय खालिस्तान माह में आती है। तो बसंती आती है चैत्र माह में और शारदीय आती है कार्तिक माह में। तो दीपावली में कार्तिक माह में होती है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। संवत्सर, पहला प्रश्न है, संवत्सर का नामकरण किस प्रकार किया गया? तो संवत्सर का उपयोग समय की गणना के लिए एक वर्ष की अवधि के
अर्थ में किया जाता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद आदि प्राचीन ग्रंथों में भी संवत्सर का एक काल चक्र के रूप में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार समय की गणना करने की विधि अति प्राचीन है। जिस तरह हमारे यहाँ दिनों और महीनों के नाम दिए गए हैं, उसी तरह संवत्सरों का भी नामकरण किया गया है। यह 60 वर्ष बाद पुनः एक चक्र के रूप में आते रहते हैं। विक्रम संवत 2063 का नाम विकारी नाम संवत्सर है। विकारी यानी सुधार नाम। इसके पहले 2 संवत्सरों के नाम हेमलंब नाम और विलंब नाम संवत्सर थे। अगला प्रश्न है ख, भगवान झूलेलाल की पूजा क्यों की जाती है? तो भगवान झूलेलाल की पूजा इसलिए की जाती है कि वे सांप्रदायिक सद्भाव और एकता के प्रतीक थे। उन्होंने धर्म के सच्चे स्वरूप की विवेचना कर लोगों को सही आचरण करने की सलाह दी। उन्होंने तत्कालीन मुस्लिम शासकों का कट्टरपंथी रुख न अपनाने के लिए विनती की। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव और एकता कायम रखने के लिए लोगों को बताया कि सत्य एक ईश्वर है, अल्लाह एक है। उसके नाम रूप भले अनेक हो सकते हैं। इनका जन्म 1007 ईस्वी में नसरपुर में सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल में हुआ। इनके पिता का नाम रतन राय और माता का नाम देवकी था। कहते हैं कि इनके जन्म के समय से ही प्रत्येक हिंदू घर में कलश पूजन यानी वरुण की पूजा होने लगी। भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना करने से मन की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसा माना जाता है। ग नंबर पर सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में क्या अंतर है? तो यह पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन में पूरी कर लेती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, यह अवधि एक नक्षत्र जो है वह सौर वर्ष कहलाता है, जबकि चंद्रमा लगभग 354 दिन का होता है। इसे 360 तिथियों में बांटते हैं। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य बनाने के लिए प्रत्येक 32 या 33 चंद्रमासों के बाद एक अतिरिक्त चंद्रमास जोड़ दिया जाता है। इस अतिरिक्त मास को हम अधिक मास या मलमास या लौंद का महीना भी कहते हैं। जिस सन में 2000 जैसे अभी 20 चल रहा है में 4 का पूरा भाग चला जाए, उसमें यह मान आता है और अंग्रेजी के महीने में फरवरी 28 की जगह 29 की हो जाती है। ये हमने आपको पाठ के अंतर्गत समझा दिया है। तो उसी को हिंदी में हम जो संवत्सर है उसमें हम इसे अधिक मास या मलमास या लौंद का महीना कहते हैं। उस वर्ष चंद्र वर्ष 13 महीने के होते हैं, यानी 12 की जगह 13 महीना हो जाते हैं। अगला प्रश्न है सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के सामंजस्य के लिए क्या विधि अपनाते हैं? तो यह भी आपने उसी प्रश्न में देख लिया। चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं। इसे 360 तिथियों में बांटते हैं। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य बनाने के लिए 32 या 33 चंद्रमासों के बाद एक अतिरिक्त मास जोड़ दिया जाता है। सौर वर्ष में 365 दिन होते हैं। इस सौर वर्ष के ही कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। सौर वर्ष में 12 महीने होते हैं, जबकि चंद्र वर्ष में 13 महीने होते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर पर है, विक्रम संवत के अनुसार वर्ष के महीनों के नाम लिखिए। तो विक्रम संवत के अनुसार 12 महीनों के नाम हैं। पहला चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, अगला 5वां श्रवण, छठा भाद्रपद, 7वां अश्विन जिसे हम कुंवार भी कहते हैं, 8वां कार्तिक, 9वां मार्गशीर्ष, 10वां पौष, 11वां माघ और 12वां फागुन। तो इस तरह आपने संवत्सर पाठ के अंतर्गत सभी अभ्यास प्रश्नों का हल देखा। आप हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।